नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस वन की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर आज जो अपने टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अपना टॉपिक है यांत्रिकी में सामान्य बल। ठीक है, तो आज अपने देखने वाले हैं यांत्रिकी में सामान्य बलों को। यांत्रिकी में सामान्य बल। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ एक बातें बता देता हूँ कि जैसे अपने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़े थे, कुछ पिंडों की गति की बात की थी, गिरने से जुड़े हुए द्रव्यमान की गति की बात की, जो द्रव्यमान है उसकी गति की अपने बात कर रहे थे, या फिर अपने एक दो केस उसके और बनाए थे। ऐसे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? ये जो क्वेश्चन है आपको थ्योरेटिकल ना मिल करके जो आपके आंकिक प्रश्न है उनके रूप में मिलेंगे। आप लोग अपनी बुक के जब एग्जाम्पल करोगे या न्यूमेरिकल जब सोल्व करोगे तब आपको इन टॉपिक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसलिए इन टॉपिकों को मैंने थ्योरेटिकल रूप में आपको करवाया है। तो आज अपने पढ़ने वाले हैं यांत्रिकी में सामान्य बलों के बारे में कि यांत्रिकी जो है इसमें सामान्य बल कौन कौन से होते हैं। तो सामान्य बलों की अगर अपने बात करें तो एक तो आपको पता है कि कोई भी वस्तु हो, अपने पास में कोई भी वस्तु हो, अगर अपने इसे छोड़ देते हैं, ऊपर से उठा करके अपने क्या कर देते हैं, अगर इसे छोड़ देते हैं तो वो वस्तु जो है वो सीधी क्या करती है, जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी की ओर क्या करती है, गति करती है। किसी भी वस्तु को अगर आप लोग अगर छोड़ देते हो तो पृथ्वी क्या करती है, उसे अपनी ओर खींच लेती है। यानी पृथ्वी क्या करती है, वस्तु पर एक बल लगाती है और उस बल को अपने क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, सामान्य बल है। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु जो है उसे अगर आप लोग क्या कर देते हो, छोड़ देते हो तो पृथ्वी क्या करती है, उसे अपनी ओर खींच देती है। तो ये अपने यांत्रिकी में जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये क्या है, एक सामान्य बल की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये सर्वमान्य सबसे ज़्यादा काम में आने वाला क्या है, सामान्य बल है। इस बात की ध्यान रखना कि अपने यांत्रिकी में सबसे ज़्यादा सर्वव्यापी जो सामान्य बल की श्रेणी में आता है वो कौन सा आता है, गुरुत्वाकर्षण बल आता है। लगभग प्रत्येक पिंड पर अपने जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव देख सकते हैं। दूसरा, अपने और सामान्य बलों की अगर बात की जाए तो जो विद्युत बल अपने पास में होते हैं वो अपने कौन से बलों की श्रेणी में आ जाते हैं, सामान्य बलों की श्रेणी में आ जाते हैं। नॉर्मली जो अपने बलों की बात करते हैं तो जो अपने संपर्क बलों की श्रेणी में आते हैं, जैसे आप लोग श्यानता को बोल सकते हो, घर्षण को बोल सकते हो। ये सारे बल जो होते हैं जहाँ दो वस्तुओं के मध्य क्या होता है, संपर्क होता है, उन वस्तुओं के मध्य जो बल लग रहा है उन बलों का एक सामान्य कारण जो होता है वो क्या होता है, विद्युत आवेश होता है। ठीक है, या विद्युत बल आप लोग बोल सकते हो। वो क्या होता है, एक सामान्य कारण होता है जिसकी वजह से ये संपर्क बल जो है अपने लागू होते हैं। इसके अलावा चुंबकीय बलों की अपने बात कर सकते हैं, ये भी क्या होते हैं, सामान्य बलों के रूप में अपने काम में आते हैं। बस फर्क ये होता है कि कुछ बल जो होते हैं अपने पास में किस प्रकार के होते हैं, संपर्क बल होते हैं। कुछ एक बल जो होते हैं अपने पास में किस प्रकार के होते हैं, असंपर्क बल होते हैं। जैसे विद्युत बल, चुंबकीय बल अपने अगर बात करें तो इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वस्तुएं जो है वो क्या करें, एक दूसरे के संपर्क में आए। चुंबकीय बलों की अगर बात की जाए तो वो असंपर्क बलों की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि इनके लिए ज़रूरी नहीं होता कि दो वस्तुओं के मध्य जिनके मध्य बल लग रहा है वो दोनों वस्तुएं क्या हो, एक दूसरे के संपर्क में हो। इसके अलावा संपर्क बलों की अगर बात की जाए, जैसे घर्षण हो गया, श्यानता हो गया, ये बल तभी लगते हैं जब दो वस्तुएं जो है वो क्या करें, एक वस्तु जो है वो दूसरी वस्तु के संपर्क में है। तो ये अपने पास में बल होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। तो ये सभी बल किसके श्रेणी में आते हैं, सामान्य बलों की श्रेणी में आते हैं। कुछ अन्य सामान्य बलों की बात कर लेते हैं। जैसे अपने पास में दो सतह है, अगर ये दो सतह क्या कर रही है, जो पूर्ण रूप से चिकनी नहीं है, यानी अपने पास में दो सतह जो पूर्ण रूप से क्या नहीं है, चिकनी नहीं है। अपने पास में क्या है, दो सतह है और वो दो सतह क्या नहीं है, चिकनी नहीं है। इसका मतलब उनमें क्या है, खुरदरापन है। दो सतह जो है उनके मध्य क्या उत्पन्न हो रही है, उनके मध्य खुरदरापन मौजूद है। तो अगर दो वस्तुओं को आप लोग, दो सतहों को अगर क्या करते हो, एक दूसरे के ऊपर गति करवाते हो, तो अगर आप लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा जूम करके अगर अपने देखें ना, दो वस्तुओं के जो अपने क्या नहीं हो, चिकनी नहीं हो, सामान्य अपने क्या हो, उनमें खुरदरापन हो, तो आप लोग देखोगे कि उनके मध्य, सतह के मध्य क्या पाए जाते हैं, हल्के हल्के उभार पाए जाते हैं। ठीक है, उनके मध्य क्या पाए जाते हैं, हल्के हल्के उभार पाए जाते हैं। जैसे अपने इस जो अपने व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड की बात करें, ये देखने से अपने को काफ़ी स्मूथ दिख रहा है, अपने को चिकना दिखाई दे रहा है, परंतु रियल में ऐसा नहीं है। अगर अपने इसे किसी बढ़िया उपकरण की सहायता से देखें, सूक्ष्मदर्शी वगैरह की सहायता से अगर अपने इसे देखें, तो आप लोग देखोगे कि इसकी जो सतह है इस पर क्या है,
हल्का हल्का उर्ध्रापन वो खुरदरापन जो है वो मौजूद है। इसी तरीके से अपने जो मार्कर है इसमें भी क्या है, हल्का हल्का खुरदरापन जो है वो मौजूद है। तो इसका खुरदरापन इस बोर्ड की खुरदरेपन पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या मान सकते हो, इन खुरदरेपनों को मान सकते हो। तो आप लोग देखोगे कि जब ये खुरदरापन इस खुरदरेपन पर क्या करता है, गति करता है, ये खुरदरापन इस खुरदरेपन पर क्या करता है, जब गति करता है तो ये पृष्ठ, जैसे एक पृष्ठ है ये दूसरा पृष्ठ है, तो ये दोनों पृष्ठ जो है एक दूसरे की गति का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। यानी इनके मध्य अपेक्षिक गति का क्या होगा, विरोध होगा। इनके मध्य अपेक्षिक गति का क्या होता है, विरोध होता है। और इनके मध्य जो बल लग रहे हैं वो विद्युत चुंबकीय बल जो है वो लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके परमाणु और इनके परमाणु जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे की गति का विरोध करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग ये भी देख सकते हो कि ये जो हमारे पास में पृष्ठ है और ये जो पृष्ठ है, अगर ये एक ही प्रकार के हो तो इनके मध्य कौन से बल कार्य करते हैं, आसंजक बल जो है वो कार्य करते हैं। इस प्रकार जो अपने अपेक्षिक गति का यहाँ पर विरोध हो रहा है, इस विरोध को करने वाला बल जो है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, यहाँ जो बल विरोध कर रहा है उस बल को अपने क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, और ये अतिरिक्त जब अपने आते हैं तो उसमें असंजक बल लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और घर्षण बल जो है वो संपर्क बल है, और संपर्क बल का संपर्क पृष्ठ के समांतर घटक है। ये कौन सा बल है, ये घर्षण बल अपने संपर्क बल है, और संपर्क पृष्ठ का समांतर घटक है। यानी ये संपर्क बल जो है वो क्या है, जो संपर्क पृष्ठ है उस संपर्क पृष्ठ का समांतर घटक है। ये संपर्क पृष्ठ का कौन सा घटक है, ये संपर्क पृष्ठ का समांतर घटक है। अब अपने बात कर लेते हैं घर्षण बल की, कि घर्षण बल क्या होता है, किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं घर्षण की, कि घर्षण क्या होता है। घर्षण बल देखिए, जब एक सतह दूसरी सतह पर क्या करती है, गति करती है, तो किन्हीं दो सतहों के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। आप लोग लिखोगे किन्हीं दो सतहों के मध्य, किन्हीं दो सतहों के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो घर्षण बल अगर आपसे पूछा जाए कि घर्षण बल क्या होता है, तो घर्षण बल क्या होता है, किन्हीं दो सतहों के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। आपको ये बात यहाँ ध्यान रखनी पड़ेगी कि घर्षण बल हमेशा गति का विरोध नहीं करता है, या फिर आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि घर्षण बल गति का विरोध न करके किसका विरोध करता है, घर्षण बल विरोध करता है अपेक्षिक गति का। यानी एक सतह दूसरी सतह के सापेक्ष जब गति कर रही है तो उस अपेक्षिक गति का यहाँ पर क्या होता है, विरोध होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि घर्षण बल जो है वो क्या करता है, अपेक्षिक गति का विरोध करता है। यानी दो वस्तुएं जो संपर्क में आ रही है उनके संपर्क सतह जो है उनके मध्य ये कार्य करता है और उनको आगे खिसकने से रोकता है। ठीक है, तो आगे अगर अपने बात करें कि घर्षण बल जो है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात करें तो एक तो ये स्वकार्यरत बल है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो ये क्या है, स्वकार्यरत बल है, जो अपने आप क्या करता है, कार्यरत होता है। दूसरा ये स्व समायोजन बल होता है। ये किस प्रकार का बल होता है, स्व समायोजन बल होता है। ये बल अपने आप क्या हो जाता है, समायोजित हो जाता है। ठीक है, और इसका कारण अगर अपने देखें तो इसका कारण दो वस्तुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण विद्युत चुम्बकीय बल जो होता है वो क्या होता है, इसका कारण होता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग ये ध्यान रखोगे कि घर्षण बल परिमाण की एक निश्चित सीमा तक होता है। घर्षण बल जो है वो क्या होता है, परिमाण की एक निश्चित सीमा तक ये कार्य करता है। परिमाण की एक निश्चित सीमा तक ये क्या करता है, कार्य करता है। उसके बाद में न्यूटन के जो गति के नियम है उनके अकॉर्डिंग वस्तु जो है वो किस प्रकार से गति करना शुरू कर देती है, वस्तु जो है वो अपनी त्वरित गति करना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, तो बिल्कुल प्रारंभ के अंदर
कौन कार्य करता है, घर्षण बल कार्य करता है, और उसके बाद में वस्तु जो है वो क्या करने प्रारंभ कर देती है, त्वरित रूप से न्यूटन की गति के अकॉर्डिंग गति करना प्रारंभ कर देती है। तो ये कुछ एक बातें थी अपने घर्षण के बारे में। आगे अपने देखें कि घर्षण जो है इसे वर्गीकृत किस प्रकार से करते हैं। तो घर्षण को अपने दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, एक तो आता है बाह्य घर्षण और एक आता है आंतरिक घर्षण। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं इसका वर्गीकरण। मुख्य रूप से वर्गीकरण है ये, मुख्यतः सामान्यतः वर्गीकरण है ये। एक तो होता है बाह्य घर्षण और एक होता है आंतरिक घर्षण, ठीक है। तो बाह्य घर्षण की अगर बात करें तो बाह्य घर्षण कब होता है, बाह्य घर्षण होता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती है। बाह्य घर्षण कब होता है, जब दो वस्तुएं क्या होती है, एक दूसरे के संपर्क में होती है। जैसे ये एक वस्तु, ये दूसरी वस्तु, और ये कौन सी अवस्था में, ये दोनों वस्तुएं जो एक दूसरे के संपर्क की अवस्था में, जब दो वस्तुएं संपर्क की अवस्था में होती है, यानी जब दो वस्तुएं संपर्क की अवस्था में होती है, संपर्क की अवस्था में होती है, तो उस समय उनके मध्य जो घर्षण कार्य करता है वो किस प्रकार का घर्षण होता है, वो बाह्य घर्षण होता है। आगे अपने प्रकार पढ़ेंगे तो बाह्य घर्षण के ही पढ़ेंगे। जैसे अपने सामान्य जितने भी घर्षण पढ़ते हैं वो नॉर्मली लगभग कौन से पढ़ते हैं, अपने इसके बाह्य घर्षण के प्रकार जो अपने पढ़ते हैं। इसके अलावा अपने दूसरे घर्षण की बात करें तो दूसरा जो घर्षण आता है वो किस प्रकार का घर्षण है, वो अपने आंतरिक घर्षण है। देखिए अपने आंतरिक घर्षण जो है वो क्या होता है। तो आंतरिक घर्षण क्या होता है कि जब दो, एक तो अपने बाह्य घर्षण पढ़ रहे थे, बाह्य घर्षण में तो दो वस्तुएं क्या कर रही थी, एक दूसरे के संपर्क में आकर के गति कर रही थी। पर जो आंतरिक घर्षण है, आंतरिक घर्षण में क्या होता है कि द्रव जब क्या करता है, गति करता है। यानी जैसे अपने पास में कोई द्रव्य है और वो द्रव्य क्या करता है, जब द्रव्य गति करता है, तो जब द्रव्य गति करता है तो उसमें जो घर्षण कार्य करता है वो कौन से प्रकार का घर्षण होता है, वो आंतरिक घर्षण होता है। जैसे आप लोग बात कर सकते हो श्यानता वगैरह की, जो श्यानता वगैरह होती है उसमें जो घर्षण कार्य करता है तो वो कौन से घर्षण की श्रेणी में आ जाता है, वो आंतरिक घर्षण की श्रेणी में आ जाता है। अब अपने बाह्य घर्षण जो है, इस बाह्य घर्षण के प्रकारों की बात कर लेते हैं और सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं स्थैतिक घर्षण बल की या स्थैतिक घर्षण की। स्थैतिक घर्षण जो है वो क्या होता है। अपने बाह्य घर्षण के प्रकार पढ़ रहे हैं और यहाँ से घर्षण के बारे में इंपॉर्टेंट पार्ट आपका शुरू हो जाता है। सबसे पहले इसके अंदर स्थैतिक घर्षण आता है। स्थैतिक घर्षण क्या होता है, बाह्य घर्षण और बाह्य घर्षण के अंदर सबसे पहले जो घर्षण आता है वो आता है स्थैतिक घर्षण। तो सबसे पहला जो घर्षण है वो कौन सा है, अपने बाह्य घर्षण, और इसके अंदर पहला जो अपने पार्ट पढ़ रहे हैं वो कौन सा घर्षण है, स्थैतिक घर्षण है। देखिए स्थैतिक घर्षण कब लगता है, जैसे ये अपनी कोई एक मेज़ है, ठीक है, इसके ऊपर अपने क्या कर दिया है, किसी पुस्तक वगैरह को रख दिया है, या किसी मेज़ पर अपने कोई द्रव्यमान जो उसे रख दिया है। जब अपने इस द्रव्यमान को रखेंगे, ये m द्रव्यमान है, तो इस पर एक तो बल कार्य करेगा कौन सा, mg, ये घर्षण युक्त पृष्ठ है। यहाँ कौन सा बल कार्य करता है, यहाँ mg कार्य करता है। mg का मतलब है इसका भार, यानी वस्तु जो है उस पर केवल एक बल कार्य करा है अभी तक, तो कौन सा, इसका भार, जो किस ओर होता है, नीचे की ओर होता है। तो आपको मैंने बताया था कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा क्या करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं, पर अलग अलग वस्तु जो होती है उन पर कार्य करते हैं। तो एक साइड इसके जो कार्य कर रहा है वो कौन सा बल कार्य कर रहा है, mg बल कार्य कर रहा है, और इसके विपरीत डायरेक्शन में कौन सा बल कार्य करेगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो है वो इसके विपरीत डायरेक्शन के अंदर कार्य करेगा। तो एक वस्तु है उस पर नीचे की ओर mg कार्य कर रहा है और उसके विपरीत दिशा में क्या कार्य कर रहा है, प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया बल r जो वो कार्य कर रहा है। अब अपने क्या करते हैं, एक बाह्य बल इस पर आरोपित करते हैं। जैसे बाह्य बल अपने p से अगर मैं उसे लिख दूँ या f से लिख दूँ, किससे भी लिख देता हूँ, f से लिख देता हूँ, ये क्या है, अपना बाह्य बल है। ये क्या है, बाह्य बल है। वस्तु पर क्या कर रहे हैं अपने, बाह्य बल। एक बार फिर से आप लोग समझना, जैसे कोई एक मेज़ आपके पास में, जैसे ये मेज़ है, मेज़ पर आपने क्या कर दिया, पुस्तक वगैरह को रख दिया, तो एक तो इसका भार mg कार्य करेगा और इसके विपरीत डायरेक्शन में कौन कार्य करता है, इसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल r जो है वो
कार्य करता है। तो भार mg नीचे की ओर और r जो है प्रतिक्रिया बल है किस ओर कार्य करेगा, ये ऊपर की ओर कार्य करेगा। अब तक इसकी जो अवस्था है कौन सी अवस्था है, संतुलन की अवस्था है। ठीक है, अपनी पुस्तक जो है या जो अपनी वस्तु ले रखी है ये किसी भी ओर क्या नहीं करती है, गति नहीं करती है। आप लोग ये समझ सकते हो, जैसे कोई आपके पास मेज़ है, मेज़ पर आपने पुस्तक को रख दिया है। सामान्य परिस्थितियाँ जब होती है तो पुस्तक आपकी कौन सी अवस्था में होती है, विराम अवस्था में होती है। पुस्तक जो गतिशील नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि पुस्तक पर नीचे की ओर एक बल कार्य कर रहा है जो क्या है, उसका भार है। उसका भार कितना, mg। उसका भार mg किस ओर कार्य कर रहा है, नीचे की ओर कार्य कर रहा है। फिर क्या होगा, इसके भार के विपरीत दिशा में अभिलंब प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा और वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो है वो क्या होगा, कैपिटल R होगा। कैपिटल R क्या है, यहाँ पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल है जो उस पृष्ठ के तल के लंबवत भार की ओर कार्य करता है। तो R अभिलंब प्रतिक्रिया बल हो गया और mg क्या हो गया, इसका भार हो गया। वस्तु कौन सी अवस्था में, संतुलन की अवस्था में। अब देखिए आगे, अब आपने क्या कर दिया, इस पर एक बाह्य बल जो है वो आरोपित कर दिया, बाह्य बल आरोपित कर दिया और इस बाह्य बल के विपरीत दिशा में क्या कार्य करेगा, इस बाह्य बल के विपरीत दिशा में एक घर्षण बल कार्य करेगा और वो कौन सा घर्षण बल होगा, स्थैतिक घर्षण बल होगा। यानी यहाँ पर जो घर्षण होगा वो कौन सा होगा, वो होगा स्थैतिक घर्षण। यहाँ जो घर्षण है वो कौन सा है, स्थैतिक घर्षण है। कुछ एक बातें आपको यहाँ और ध्यान रखनी है, कौन सी, कि वस्तु जो है वो अब भी कौन सी अवस्था में होगी, वस्तु अब भी संतुलन की अवस्था में ही होगी। ठीक है, यानी अपनी जो वस्तु है अब भी कौन सी अवस्था में होगी, संतुलन की अवस्था में होगी। वस्तु जो है वो गति करना अब भी क्या नहीं कर रही है, प्रारंभ नहीं कर रही है। वस्तु है उस पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल और mg दोनों कार्य कर रहे हैं संतुलन की अवस्था में। आपने क्या कर दिया, एक बाह्य बल को आरोपित कर दिया और बाह्य बल आरोपित करने के बाद में भी वस्तु कौन सी अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में। जैसे कि आप लोग नॉर्मली देखते हो कि कोई एक मेज है, उस पर कोई एक वस्तु रखी गई है जिसका वजन ज़्यादा है। आप लोग सामान्य बल जब उस पर लगाते हो तब अपने सामान्य बल लगा करके उस वस्तु को नहीं खींच पाते। क्यों नहीं खींच पाते, क्योंकि उसके विपरीत दिशा में कौन सा बल कार्य कर रहा है, उसके विपरीत दिशा में स्थैतिक घर्षण बल जो है वो कार्य कर रहा है। इस बल के कारण क्या है, वस्तु जो है वो अपनी विराम अवस्था में, संतुलन की अवस्था में बनी रहती है। तो जब तक वस्तु गति करना प्रारंभ नहीं करती, इस पर जो बल कार्य कर रहा है वो कौन सा है, वो स्थैतिक घर्षण बल है जो क्या करता है, इसकी स्थिति को बनाए रखता है। ठीक है, तो इसे अपने क्या कहते हैं, इसे अपने स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, ये जो स्थैतिक घर्षण बल है जो इसे क्या कर रहा है, विराम अवस्था में रखने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्थैतिक घर्षण। और इसे किससे लिखते हैं, इसे Fs से लिखते हैं। ठीक है, अब अपने आगे बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार के घर्षण की, वो अपने आता है सीमांत घर्षण। ठीक है, अब अपने क्या आता है, सीमांत घर्षण आता है। तो देख लेते हैं कि सीमांत घर्षण अपने क्या होता है। दूसरा घर्षण है अपने ये, इसका नाम है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण होता है जो स्थैतिक घर्षण है उसका अधिकतम मान, जो स्थैतिक घर्षण बल अपने लगा रहे हैं, इस स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान जो है वो क्या कहलाएगा, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल कहलाएगा। और स्थैतिक घर्षण जो है उसके अधिकतम मान को अपने क्या कहेंगे, उसको अपने सीमांत स्थैतिक घर्षण कहेंगे। तो अपने सीमांत घर्षण जो है वो क्या कहलाता है, देखिए कोई एक वस्तु है, उस पर क्या कार्य कर रहा है, उस पर उसका भार mg कार्य कर रहा है और वस्तु के अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो है वो विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से वस्तु कौन सी अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में। अब आपने बाहर से क्या कर दिया, बल आरोपित कर दिया। बाहर से बल आरोपित करने पर इसके विपरीत दिशा में क्या करता है, स्थैतिक घर्षण बल कार्य करता है। अपनी वस्तु जो अब भी कौन सी अवस्था में है, वस्तु अब भी विराम अवस्था में है। ठीक है, वस्तु अब भी कौन सी अवस्था में, विराम अवस्था में। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, उसके बाद आप लोगों ने जो घर्षण बल है, जो बाह्य बल है उसका मान आपने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। आप जब बाह्य बल का मान बढ़ा देते हो तो स्थैतिक घर्षण बल है इसका मान भी क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो जब इसका मान अधिकतम हो जाता है, जब अपने स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिकतम हो जाता है, अधिकतम कब होता है कि जस्ट उसके बाद जो है अपनी वस्तु क्या कर देगी, गति करना प्रारंभ कर देगी। यानी गति करनी प्रारंभ करनी नहीं है, बल्कि उस अवस्था तक लेकर के आना है कि उसके बाद अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर क्या करते हो, बल बढ़ाते हो, तो वस्तु अपनी गति करना क्या कर दे, प्रारंभ कर दे। आप लोग ये बात बोल सकते हो कि अपनी वस्तु जो है वो
स्थैतिक घर्षण, अपने सीमांत स्थैतिक घर्षण बल क्या होगा, वस्तु जो है वो मात्र गति करने की अवस्था में आ जाए, यानी गति करना प्रारंभ न करे, सिर्फ उस अवस्था में पहुंच जाए जिससे आप लोग जैसे ही उसे बल दो वस्तु क्या करनी प्रारंभ कर दे, गति प्रारंभ कर दे, यानी बिल्कुल उस पोजीशन में आ जाए कि वस्तु अपनी गति करने ही वाली है, बस गति प्रारंभ नहीं करनी है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अधिकतम मान, जो स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है। किसका अधिकतम मान है ये, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान। स्थैतिक घर्षण का अधिकतम जो मान है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सीमांत स्थैतिक घर्षण, ठीक है। और वस्तु जो है वो कौन सी अवस्था में, सीमांत संतुलन की अवस्था में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये बात भी ध्यान रखोगे कि आरोपित बल जो है उसका मान सीमांत घर्षण बल के लगभग बराबर ही पहुंच चुका है, और अब तक वस्तु जो है वो अपने क्या नहीं कर रही है, गतिमान नहीं हो रही है, ठीक है। और अपने तीसरा जो घर्षण आता है वो किस प्रकार का आता है, वो आता है गतिक घर्षण, ठीक है। तीसरा जो घर्षण है वो किस प्रकार का है, तीसरा गतिक घर्षण आता है। तीसरा अपने घर्षण जो है वो कौन सा है, गतिक घर्षण है, ठीक है। जो गतिक घर्षण है वो क्या होता है, गतिक घर्षण का मतलब ये हो गया, जैसे यहाँ तो वस्तु विराम अवस्था में थी, संतुलन की अवस्था में थी, और यहाँ अपनी वस्तु जस्ट गति करने की अवस्था में आ जाती है। और गतिक घर्षण क्या होता है, गतिक घर्षण तब लगता है जब अपनी वस्तु जो है वो गति करना प्रारंभ कर देती है, यानी वस्तु जो है वो क्या हो जाती है, गतिमान हो जाती है। जब अपनी वस्तु गतिमान हो जाती है उस समय जो घर्षण बल कार्य करता है वो कौन सा घर्षण बल कार्य करता है, वो गतिक घर्षण बल कार्य करता है। यानी अपनी वस्तु जब गतिशील होना प्रारंभ कर देती है या गति करना प्रारंभ कर देती है, उसमें जो घर्षण बल लगता है वो कौन सा लगता है, वो लगता है गतिक घर्षण बल। आप लोग ये बात बोल सकते हो कि जो गतिशील वस्तुएं उन पर जो घर्षण बल कार्य करता है, जो गतिशील वस्तुएं उन पर जो घर्षण बल कार्य करता है वो कौन सा घर्षण बल है, वो गतिक घर्षण बल है। और गतिक घर्षण बल है उसे अपने क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है गतिक घर्षण। आप लोग ये बात इसमें देख चुके हो कि जो स्थैतिक घर्षण है उसका मान सबसे ज़्यादा था, फिर उसके बाद में अपने सीमांत घर्षण है, और उसके बाद में अपने क्या है, गतिक घर्षण है, इसका मान क्या है, कम है, ठीक है। और इसके अंदर अपने कुछ एक बातें और आती है कि इसका मान जो है वो अपेक्षित गति पर निर्भर करेगा। दूसरा, ये जो अपने गतिक घर्षण है, इस गतिक घर्षण को अपने दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो अपने गतिक घर्षण जो है इसका पहला प्रकार देखिए क्या होता है, इसके पहले प्रकार को अपने कहते हैं सर्पी घर्षण। कौन सा घर्षण, सर्पी घर्षण। जो गतिक घर्षण है इसका पहला प्रकार कौन सा है, सर्पी घर्षण होता है। इसमें वस्तु जो है वो क्या करना प्रारंभ कर देती है, वस्तु जो है वो फिसलना प्रारंभ कर देती है। या जो वस्तुएं फिसलती हुई वस्तुओं पर जो घर्षण कार्य करता है वो कौन सा होता है, सर्पी घर्षण बल होता है। दूसरा होता है लोटनी घर्षण बल। लोटनी घर्षण ये कब लगता है, जब अपनी वस्तुएं जो है वो लुढ़कना प्रारंभ कर देती है। जब वस्तुएं लुढ़कना प्रारंभ कर देती है तो उसमें कौन सा घर्षण कार्य करता है, ये लोटनी घर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। तो गतिक घर्षण जो है, गतिशील अवस्था जो है उसमें जो घर्षण कार्य करता है वो अपने दो प्रकार का घर्षण कार्य करता है। एक तो सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण कब लगता है, जब वस्तु जो है वो गतिशील है, परंतु किस प्रकार से गतिशील है, वो फिसलते हुए गतिशील है। यानी जब वस्तु जो है वो फिसलती हुई गति करती है तो उसमें जो घर्षण कार्य करता है वो कौन सा घर्षण कार्य करता है, सर्पी घर्षण कार्य करता है। दूसरी अवस्था आती है लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण कब कार्य करता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कना प्रारंभ कर देती है या लौटना प्रारंभ कर देती है, उसमें जो घर्षण कार्य करता है वो कौन सा घर्षण है, लोटनी घर्षण है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में क्या है, बिल्कुल कम है। अपने आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक अपने शुरू करते हैं। वो अपना टॉपिक है लुढ़कन या लोटनी घर्षण, ठीक है। लुढ़कन या लोटनी घर्षण। नया टॉपिक है अपना लुढ़कन या लोटनी घर्षण,
ठीक है, तो अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लुडकन या लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण या लुडकन घर्षण जो है कब कार्य करता है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्या करती है? लुढ़कना प्रारंभ कर देती है। यानी जैसे ये अगर अपने एक सतह मानी और ये क्या है? एक वस्तु है। अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ तो ये देखिए ये क्या करती है? लुढ़कते हुए गति करना प्रारंभ करती है। इस प्रकार से ये लुढ़क रही है। तो जब ये लुढ़क रही होती है तब जो घर्षण कार्य करता है वो कौन सा होता है? वो लोटनी या लुढ़कन घर्षण होता है। और जब वस्तु फिसलती है, जैसे ये है, इस पर सीधी फिसलती हुई अगर ये नीचे आती, यानी ये ऐसे घूमती नहीं, सीधी क्या करती? सीधी सीधी नीचे आ जाती, फिसल जाती, तो उसमें जो घर्षण कार्य करता वो कौन सा होता? सर्पी घर्षण होता। तो एक तो सर्पी घर्षण है और एक क्या है? लुढ़कन या लोटनी घर्षण है। तो लोटनी घर्षण में वस्तु जो है वो क्या करती है? लोटती है, लोटना प्रारंभ करती है, या लुढ़कना क्या करती है? प्रारंभ करती है। जब भी कोई वस्तु, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है तो उस कंडीशन को देखना आप लोग। जैसे ये क्या है? किसी बैलगाड़ी का पहिया है। ये अपने पास में किसी बैलगाड़ी का क्या है? पहिया है। ये किसी एक बैलगाड़ी का आपने पहिया बना दिया है और ये पहिया जो है जब ज़मीन पर गति करता है तो आप लोग देख सकते हो, जब ये ज़मीन पर गति करता है तो जहाँ से ये गति करता है वहाँ से ज़मीन का हिस्सा थोड़ा क्या हो जाता है? दब जाता है। ये किसका पहिया है? बैलगाड़ी का पहिया। और ये क्या है? सतह है। तो जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है तो दोनों में से कोई एक वस्तु जो है वो क्या हो जाती है? उनके संपर्क बिंदु से थोड़ा दब जाती है। जैसे ये बैलगाड़ी का पहिया। इसी तरीके से आप लोग किसी कार का अगर पहिया बनाओ, जैसे ये क्या है? कार का पहिया है। तो दोनों में से कोई एक जो, या तो पहिया या सतह जो है, दोनों में से कोई एक क्या हो जाती है? थोड़ी दब जाती है। जैसे यहाँ कौन दबा हुआ है? यहाँ पर ये जो सतह है जहाँ पर बैलगाड़ी चलती है, जो ज़मीन है वो क्या है? दबी हुई है। और यहाँ आप लोग देख सकते हो जो कार है, कार का जो पहिया है वो क्या है? इस संपर्क बिंदु से थोड़ा दबा हुआ है। यानी या तो कार का पहिया दबेगा या फिर जो अपनी सतह है वो सतह क्या हो जाती है? थोड़ी सी दब जाती है। जब लोटनी गति होती है तो ये पिंड जो है जब ये गति करेगा अपने केंद्र के चारों ओर, जब ये गति करता है तो आप लोग देख सकते हो कि जैसे जैसे ये आगे गति करेगा तो ये एक उभार पर हमेशा ऊपर चढ़ता हुआ गति करेगा। यानी जैसे ये यहाँ पर दबी हुई है तो आप देख सकते हो जैसे ये पहिया घूम करके ये आगे आएगा तो एक ऊंचाई जो है उस ऊंचाई पर लगातार क्या करता जाएगा? ये चढ़ता जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक सतह जो वो दब जाएगी। और ये किस तरीके से व्यवहार करेगा? जैसे हमेशा ये एक ऊंचाई पर क्या होता जा रहा है? चढ़ता जा रहा है। ऐसी जो कंडीशन होती है हमेशा ऊंचाई पर चढ़ने वाली, उस समय आप लोग देख सकते हो कि एक घर्षण बल कार्य करेगा और उस घर्षण बल को अपने क्या कहते हैं? लोटनी घर्षण बल कहते हैं। और यहाँ आप ये भी देख सकते हो कि संपर्क सतह जो है वो क्या है? बिल्कुल कम है। यानी लोटनी घर्षण जो है उसका मान क्या होता है? बिल्कुल कम होता है। इसीलिए क्या किया जाता है? इसीलिए अपने जो गाड़ियाँ होती है उनके पहियों का आकार इसके जैसा गोल जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो अपनी वस्तु जो है वो किस प्रकार से गति करती है? इस प्रकार से गति करती है कि जैसे वो हमेशा क्या कर रही है? एक ऊंचाई पर चढ़ती जा रही है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त संपर्क वाली जो सतह है वहाँ पर आसंजक बलों का विरोध होता है। तो ये सभी कारण मिलकर के क्या करते हैं? लुढ़कने वाली गति का विरोध करते हैं। और यहाँ जो घर्षण आएगा वो क्या होगा? वो अपने घर्षण जो कहलाएगा वो क्या होगा? लुढ़कन या लोटनी घर्षण कहलाएगा। यहाँ आप लोग एक ये बात ध्यान रखोगे कि अगर अपने पहिया और सड़क दोनों जो सतह है या दोनों जो सतह जो है वो जो, जैसे ये सतह और जो लुढ़कने वाला है वो दोनों अगर किसके बने हुए हों? स्टील के बने हुए हों। जो लुढ़क रहा है वो और जिस पर लुढ़क रहा है वो अगर दोनों किसके बने हुए हों? स्टील के बने हुए हो, तो उसमें जो लोटनी घर्षण बल है उसका मान सामान्य घर्षण बल की तुलना में कितना हो जाता है? 1/100वां भाग हो जाता है। ठीक है, यानी अगर दोनों किसके बने हुए होते हैं? स्टील के बने होते हैं, तो दोनों धरातल स्टील के बने होने पर लोटनी घर्षण का मान गति घर्षण की तुलना में क्या हो जाता है? 1/100वां भाग हो जाता है। और इसी कारण क्या किया जाता है? इसी कारण जितने अपने पास में वाहन होते हैं उनके पहियों को, उनकी आकृति
जो वर्तमान आकृति आप लोग देख सकते हो, जो अपने वर्ताकार उनकी जो आकृति है उसको बनाया जाता है, ताकि उनमें कौन सा घर्षण उत्पन्न हो, गतिक घर्षण की बजाय उनमें लोटनी गतिक घर्षण उत्पन्न हो। ठीक है, ये अपने पास में क्या है, घर्षण के प्रकार आते हैं। अब अपने ग्राफ की बात कर लेते हैं, घर्षण बल और आरोपित बल के मध्य ग्राफ। घर्षण बल और आरोपित बल के मध्य ग्राफ। देखिए इसमें अपना टॉपिक है घर्षण बल तथा आरोपित बल। घर्षण बल तथा आरोपित बल के मध्य ग्राफ। घर्षण बल तथा आरोपित बल के मध्य ग्राफ। तो देखिए अपने एक साइड लेते हैं आरोपित बल, एक साइड अपने क्या कर रहे हैं, आरोपित बल ले रहे हैं, और एक साइड अपने क्या कर रहे हैं, घर्षण बल ले रहे हैं। इनके मध्य जो आप लोग ग्राफ खींचते हो, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ इस तरीके का आपको प्राप्त होता है। यहाँ जो घर्षण कार्य करता है वो कौन सा है, वो घर्षण है स्थैतिक घर्षण। ओ से ए अपना जो पॉइंट है, वहाँ तक जो घर्षण है वो क्या है, स्थैतिक घर्षण है। और इसमें वस्तु कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। वस्तु कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में। फिर अपना पॉइंट बी ये आता है, और ये जो घर्षण है कौन सी अवस्था है, ये सीमांत, इसे सी लिख देता हूँ, ये सीमांत घर्षण की अवस्था है। और ये जो अवस्था है ये कौन सी अवस्था है अपने पास में, ये गति घर्षण की अवस्था है। ये घर्षण बल F है इस साइड, और ये आरोपित बाह्य बल कैपिटल F है। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोग ये ग्राफ जो है वो प्राप्त कर सकते हो। और आरोपित बल अपना इस साइड है, A B C D E, इन सबको मैं नाम लगा देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि जब ग्राफ O A की अपनी बात करते हैं, तो ये ग्राफ अपने किस बारे में बताता है, ये ग्राफ अपने इसकी बात कर रहे हैं अभी ओ ए की। ये जो बिल्कुल शुरुआत का ग्राफ है ओ ए, ये अपने को कौन सी अवस्था बता रहा है, ये अपने को स्थिर अवस्था या विराम अवस्था के बारे में बता रहा है। और ये जो अपनी अवस्था है ये किसे बता रहा है, ये सीमांत घर्षण की अवस्था को बता रहा है, जब वस्तु अपनी जस्ट गति करने वाली होती है। और ये किसे बताता है, ये अपने उस अवस्था को बता देता है जब वस्तु अपनी गति करना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हो कि ये जो घर्षण है इसका मान जो है इसकी तुलना में क्या होता है, थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो इसका बचा हुआ पार्ट जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसे देख लेना।